ओके चलो गाइस ने लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार. यस चलो लेट्स स्टार्ट. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. चलो सो कल हम लोग ने मस्त एकदम क्या पढ़ लिया था, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था. और आज जो है हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट 4 सेक्टर. 4 सेक्टर में जाने से पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई. तो ये c प्लस आई ये किधर का था, ये 2 सेक्टर का था ये. फिर उसके बाद 3 सेक्टर में आए तो अपने को g ऐड करना है, ये 3 सेक्टर में था ये. एंड फिर अब हम लोग जब 4 सेक्टर में आ रहे हैं तो यहां पे अपने को x माइनस m ये ऐड करना है अपने को. x स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्सपोर्ट्स, एंड m स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंपोर्ट्स. तो इसमें भी कुछ खास बातें जो है ये अपने को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात हो रही है ना, तो वो चीजें अपने को फोकस में लाने का है. बाकी सब क्या है, सेम है, कोई टेंशन नहीं है उसमें. तो एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है. ओके सो क्या कहता है, द डोमेस्टिक इकोनॉमी ट्रेड्स गुड्स विथ व्हाट, द फॉरेन सेक्टर. लेट अस से इंडिया इज ट्रेडिंग विथ व्हाट, द फॉरेन सेक्टर. यूएस, यूके, जर्मनी, ये अलग अलग क्या है, ये फॉरेन सेक्टर से है, ठीक है. थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, सो एक्सपोर्ट्स आर इंजेक्शन इन द नेशनल इनकम. ये ध्यान में रखना. एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि अपने पास इनकम क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है. जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने पास डॉलर क्या होता है, आता है ना, बराबर है कि नहीं. और जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट्स एक्ट एज व्हाट, इंपोर्ट्स एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज द लीकेजेस. क्योंकि जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर पैसा अपने को देना पड़ता है. समझा क्या बात को. तो नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट ये प्लस होता है इनकम में, और इंपोर्ट ये माइनस होता है इनकम में. इसीलिए हम लोग यहां पे क्या देखते हैं, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. समझा क्या बात को, लॉजिक समझ में आया आपको कि x माइनस एम क्यू. नहीं तो बच्चे क्या पूछते हैं, सर m माइनस एक्स क्यू नहीं. तो भैया एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, अपने पास पैसा आना, इसीलिए प्लस करते हैं. इंपोर्ट्स का मतलब अपना पैसा जाना, क्योंकि अपन ने इंपोर्ट किया है. वेरी गुड. उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स and are part of the aggregate demand, and imports are not demands for domestic goods, therefore we subtract it from the aggregate demand. Now इधर एक अपने को ध्यान में रखना है कि जो ये imports है, import has an autonomous component. मतलब जितना भी अपन इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट में एक कंपोनेंट जो है वो क्या है, ऑटोनॉमस है. ऑटोनॉमस मतलब मिनिमम गारंटीड इतना इंपोर्ट तो होगा. मतलब ये ऑटोनॉमस कंपोनेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एक जो होगा अपना क्या होगा, एक इंपोर्ट्स जो होगा इट विल बी व्हाट, m बार फिक्स्ड. देखो नो कंट्री इज व्हाट सेल्फ सफिशिएंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हर एक कंट्री जो है ये क्या करेगी, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट तो रहेगी ही रहेगी. बोलो यस और नो. तो इसीलिए कुछ मिनिमम बेसिक इंपोर्ट तो अपने को करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अपने को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपने पास ऑयल नेचुरली इतना नहीं है. सो एक ऑटोनॉमस इंपोर्ट होगा. एंड दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होगा. सो दूसरा कंपोनेंट विल बी व्हाट, my. The import small m will be dependent upon what your income. मतलब आप समझिए, अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप क्या करोगे, इंपोर्टेड वॉचेस, आप क्या करोगे, इंपोर्टेड फोन्स, बराबर है कि नहीं. आप क्या करोगे, इंपोर्टेड कपड़े, बराबर, इंपोर्टेड सनग्लासेस.
आप ये सब चीजें क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे अगर आपकी इनकम है तो। मतलब आपकी इनकम हो या ना हो, एक मिनिमम इंपोर्ट आपको तो करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस इंपोर्ट, दैट इज एम बार। एंड दूसरा जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, विच इज एम वाई। समझा बात को? सो यहां पे जो स्मॉल एम है ना, जो ये हमने लिखा स्मॉल एम, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, नॉट टू कंज्यूम, नॉट टू सेव, बट अब क्या बोल रहे हैं अपन, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट विच डिपेंड्स अपॉन योर इनकम, which depends upon your income. Very good. So imports depend upon the marginal propensity to import, which increase in import demand per unit increase in your GDP. जितना तुम्हारा GDP अच्छा होगा उतना ज्यादा तुम इंपोर्ट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा. The demand for exports depend on foreign income and is therefore एक्सोजेनसली डिटरमाइंड एज व्हाट, ऑटोनॉमस. मतलब आपका एक्स जो होगा ये हम लोग बोल रहे हैं ये फिक्स्ड है, क्योंकि आप समझो ना ये दूसरे देशों के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है. मुझे अगर हर देश कितना कितना इंपोर्ट करेगा, हमसे कितना लेगा, मतलब मैं कितना एक्सपोर्ट करूंगा, दूसरा देश इंपोर्ट करेगा अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो भाई वो लोग कितना इंपोर्ट करेंगे, मतलब मैं उनको कितना एक्सपोर्ट करूंगा, वो उनके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना. और मैं कैसे भैया उनके इनकम को कैलकुलेट करूं? तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ये क्या रहेंगे, ये ऑटोनॉमस रहेंगे. हम बोलेंगे कि हमारे देश से इतना एक्सपोर्ट होता है, बात खत्म. वो हम दूसरों की इनकम के बेसिस पे हम लोग इतना दिमाग लगाएंगे नहीं. समझ में आया आपको? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. Imports are subtracted from exports to derive what? Net exports. ये तो समझ में आ गया अपने को. Which is the foreign sector's contribution to the aggregate expenditure. So इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमने डिस्कशन किया, हम क्या कहेंगे, import as an autonomous component that is M bar and is assumed to dependent upon Y, which is dependent upon what? The marginal propensity to import, that is M into income, that is Y. So total आपका अगर import अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाता है, M capital M, that is total import, is equal to M bar plus marginal propensity to import, that is small m, multiplied with what? The income, that is Y. तो आपको टोटल इंपोर्ट का फॉर्मूला समझ में आएगा आपको? बोलो बच्चों, एग्जाम में कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं. सो टोटल इंपोर्ट का फॉर्मूला क्या हुआ है, m इज इक्वल टू m बार प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल Y, वेर स्मॉल m रिप्रेजेंट्स व्हाट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट. क्लियर है एकदम? यस सर. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? सो इट इज व्हाट? डिपेंडेंट अपॉन योर इनकम. कितना एक्स्ट्रा तुम इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से. तो देखो ना कितना सिंपल है. ये सारी चीजें मार्जिनल प्रोपेंसिटी वाली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके इनकम के ऊपर. सो डिनोमिनेटर में चेंज इन वाई आना है, डेल्टा वाई आना है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. खत्म. बोलो आया ना? इट्स वेरी सिंपल. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? योर इनकम, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी. क्लियर है एकदम? यस. सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपन क्या देख रहे हैं, यहां पे आपको अभी फोकस करने का है. ये पूरा फॉर्मूला जो है ये आपको, जैसे बुक में आपको शायद थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो अपन ने इसको क्या किया है, ये फॉर्मूला को अपन ने एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से इसको डिराइव किया है. तो ये जितना भी यहां पे ये ज्ञान दिया हुआ है, ये जो भी यहां पे आगे लिखा हुआ है, ये सब जो है ये फॉर्मूला इधर मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना रहे. तो पहले आराम से समझते हैं. बराबर है कि नहीं? यस. तो क्या क्या है बच्चों अपने फॉर्मूला में? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. बराबर है कि नहीं?
ये 4 सेक्टर का हो गया। फॉर्मूला लॉजिकली समझ लो तो आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। तो अभी सबसे पहले अपन डिराइव करेंगे किसको, सी को। तो सी मतलब क्या है अपना, ए प्लस बी वाई। तो यहां पे लिख दिया ए प्लस बी वाई डी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा सेक्टर है दोस्तों, 4 सेक्टर है। तो 4 सेक्टर में गवर्नमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, गवर्नमेंट है तो मतलब गवर्नमेंट क्या लगाएगा, टैक्स, बराबर है कि नहीं। सो वाई इज इक्वल टू क्या होगा अपने को, वाई डी इज इक्वल टू योर वाई माइनस द टैक्स दैट इज गवर्नमेंट इज इंपोजिंग। और मान के चलते हैं यहां पे सरकार क्या लगा रही है, लमसम टैक्स। अभी के लिए लमसम टैक्स नहीं होगा, और अगर टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम होगा तो हमें पता है कि टी इज इक्वल टू टी बार प्लस टी इंटू वाई। वो आगे अपन फॉर्मूला देखेंगे। तो अभी अपन मान के चल रहे हैं यहां पे कि वी आर फेसिंग व्हाट, द लमसम टैक्स। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो अब यहां पे ये अपना वाई डी मिल गया अपने को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब वाई डी क्या है, वाई माइनस टी, ये जम गया अपने को। करेक्ट है एकदम, बोलो बच्चों, यस। तो इसको ओपन करके अपना C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी। करेक्ट है एकदम, यस। अब उसके बाद C खत्म होने के बाद अब अपने पास I और G, तो अपने को तो पता है ये ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी फिक्स्ड है। इसमें कहीं चेंजेस है क्या, नहीं। ये तो अपन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था 3 सेक्टर मॉडल के अंदर। बोलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस एम की बात करेंगे, विच इज वॉट योर नेट एक्सपोर्ट्स, जिसमें हमने क्या बोला था, x विल बी वॉट ऑटोनॉमस अगेन, क्योंकि अपने एक्सपोर्ट्स डिपेंड करेंगे दूसरे कंट्री के इनकम के ऊपर, जो हम लोग कैलकुलेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे हमारा एक्सपोर्ट्स फिक्स्ड है। बट अब m, तो क्या हम लोग m कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो हमने क्या बोला था, टोटल m इज इक्वल टू m बार। व्हाट इज m बार, ऑटोनॉमस इंपोर्ट, ये फिक्स्ड इंपोर्ट अपने को करना ही पड़ेगा, प्लस क्या करना है अपने को, योर स्मॉल m विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय योर इनकम। तो अब x माइनस m को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस m बार प्लस स्मॉल m कैपिटल y। बोलो हाँ या ना। सो अपना टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस m बार माइनस m y। तो m कैपिटल M बार माइनस स्मॉल m y। ठीक है। अब ये वाला c और ये वाला x माइनस m, ये दोनों अपन क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूला में यहां पे अपन क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m। समझ में आया, जिसमें अपना सेम क्या रहेगा, बस i और g ये सेम रहेगा अपना, बाकी सब चेंज हो जाएगा ये। सो आप बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनता है अपना गाइस, कम ऑन एवरीवन। सो द फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी, ये c हो गया, प्लस i प्लस g, ये ऑटोनॉमस है, प्लस x, ये भी ऑटोनॉमस है, ये बोलो आया ना। और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे अपने, इंपोर्ट्स विल बी माइनस m बार विच इज ऑटोनॉमस इंपोर्ट माइनस स्मॉल m y। बोलो अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, इनकम डिटर्मिनेशन करना है। तो जहां जहां आपको दिख रहा है क्या है, y है, वो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो y माइनस बी वाई प्लस स्मॉल m y, बोलो आया ना, इज इक्वल टू, ये बच गया यहां पे। तो इसमें से y कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस बी प्लस m इज इक्वल टू, ये अपना आ गया। बोलो तो फिर अपने को फॉर्मूला क्या मिल जाता है, वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस m इंटू, ये अपना फॉर्मूला a माइनस बी टी प्लस i प्लस जी प्लस x माइनस m बार। क्लियर एकदम, खत्म। आर वी गुड। तो ये इतना आसान फॉर्मूला है, क्लियर है एकदम। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग कुछ बोलो, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेरी? नो सर, वेरी इजी।
तो बस आपको ये फोर्थ सेक्टर का फॉर्मूला, अगर आपको ऐसे ये डेरिवेशन क्यों बताता हूं मैं कि बॉस एग्जाम में अगर ये आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, रफ में कैलकुलेट करके ये अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और फिर जितना भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको अपन ने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है और अपना आंसर जो है अपन ने कैलकुलेट कर लेना है, कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रखना, 1/1 माइनस बी प्लस एम इज इक्वल टू व्हाट, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो आप ध्यान से सुनना, 1/1 माइनस बी, व्हाट इज दिस, भूलने का नहीं, ऐसे क्विक आंसर आना चाहिए भाई, मैराथन चालू है, रिवीजन चालू है, क्या कर रहे हैं तुम लोग। 1/1 माइनस बी भूल गए, 1/1 माइनस बी इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रे, यही तो 1/1 माइनस बी इज इक्वल टू के, ऐसा बोला था ना अपन ने, नहीं भूल गए। 1/1 माइनस बी इज मल्टीप्लायर, कौन सा, इन्वेस्टमेंट का। फिर उसके बाद 1/1 माइनस बी बराबर ब्रैकेट 1 माइनस टी, ये लिखता हूं मैं, 1/1 माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस टी, ये क्या हुआ, दिस इज ए टैक्स मल्टीप्लायर, ऐसा भूलने का नहीं रे। ये कौन सा मल्टीप्लायर हुआ, ये टैक्स मल्टीप्लायर हुआ, ये सिर्फ 1/1 माइनस बी, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी, ये टैक्स मल्टीप्लायर। एंड अब यहां पे 1/1 माइनस बी प्लस एम, ये क्या हो जाएगा, अपना फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो ये बच्चों आपको भूलना नहीं है, नहीं तो इतनी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं क्लास में, ये मैराथन रेगुलर, फिर ये पूरा वेस्ट हो जाएगा ना भाई, ऐसे कैसे भूलेगा ऐसे। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, ये बोलो यस, वेरी गुड। चलो, सो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अभी देखो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी क्या होता है यहां पे, अगर अपन कहते हैं कि जैसे अभी अपन क्या बोल रहे हैं, लेटेस्ट से, यहां तक तो इजी है ना, इधर कुछ क्वेरी है तो पूछो भैया, ये वाले फॉर्मूला में जो ग्रीन बॉक्स के अंदर था, मतलब रेड बॉक्स है अभी वो। ओके, अब अगली बात, अब क्या कहते हैं यहां पे, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अपने जो ये क्या बोलते हैं सर, एक्सपोर्ट से, ये क्या है, ऑटोनॉमस है, ये फिक्स्ड है, बट कभी कभी क्या सर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये एक्सपोर्ट्स फिक्स्ड है और कभी कभी अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं प्लस डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पे अपना उतने से ही क्या हो जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगा, खत्म। सो y प्लस डेल्टा y विल रिजल्ट इनटू, ये वाला अपना क्या है, ये वाला क्या है, इतना, दिस इज y। तो अगर इतना अपना डेल्टा x बढ़ेगा तो इतना अपना डेल्टा y भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उतने से अपनी इनकम बढ़ेगी ना, खत्म। सो इफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय डेल्टा x, योर इनकम विल इंक्रीज बाय डेल्टा y, खत्म। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, एकदम सिंपल, अंडरस्टूड क्या। इफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय डेल्टा x, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज बाय डेल्टा y, खत्म, इनकम विल इंक्रीज बाय डेल्टा y। अब आगे बढ़ सकते हैं, यस। या तो दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 वेरी इजी पीजी। फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं बाय डेल्टा x, तो इसका मतलब क्या हुआ, y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना, विच इज, ये y का फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी ऊपर से डिराइव किया हुआ है, देखो, विच इज 1/1 माइनस बी प्लस एम इंटू ए माइनस बी टी प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, प्लस
अपना एक्सपोर्ट्स कितने से बढ़ेगा? तो 1/1 - b प्लस m इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ना, समझा गया बात को? तो डेल्टा y ये इतने से बढ़ेगा. तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये वाला जो ऊपर का फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको? ये वाला ऊपर का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? y. तो हमने क्या करा मेरे भाई? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ये वाले फॉर्मूला को y को सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस 1/1 - b प्लस m इंटू डेल्टा एक्स. ये इधर से ऐसे लेके आ गए. गॉट इट? बोलो हाय या ना? क्या ये y और ये y कट हो जाएगा? बोलो हाय या ना? सो इवेंचुअली क्या बचता है अपने पास? डेल्टा y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज नथिंग बट 1/1 - b प्लस m, विच इज व्हाट? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? द चेंज इन योर एक्सपोर्ट्स. समझा बात को? इतनी आपकी इनकम बढ़ेगी. सो आपको ये, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम निकालना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा इनकम विद द चेंज इन व्हाट? द एक्सपोर्ट्स. तो आप मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके आप ये एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हो. समझ में आया आपको? खत्म. आर वी गुड? फोर्थ सेक्टर में नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं? टैक्स में लमसम टैक्स प्लस टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम है प्लस टीआर है. क्या क्या है? जो अपना 3 सेक्टर में पढ़े थे ना, कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर पेमेंट्स देगा. आपको गवर्नमेंट आपको लमसम टैक्स भी लगा सकती है और एज अ फंक्शन ऑफ इनकम भी लगा सकती है. तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे पहले टैक्स मल्टीप्लायर लगाएंगे. तो टैक्स मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा? 1 - b इंटू 1 - t. ये हो गया अपना कौन सा? टैक्स मल्टीप्लायर. बोलो आया ना? इसमें बस अपने को फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का m आपको ऐड करना है. बोलो. एंड फिर उसके बाद ये अपना पूरा a - b t बार. इसे में ऊपर देखो a - b t, बट यहां पे t बार मतलब ये कौन सा हो जाएगा? अभी लमसम टैक्स वाला, प्लस ट्रांसफर रिसीट्स प्लस i प्लस g. ये आपका ऑलरेडी 3 सेक्टर में अपन ने पढ़ा था ये फॉर्मूला. प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? बस x माइनस m बार, जो अपन ने अभी 4 सेक्टर में पढ़ा. अब डिराइव करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा. क्लियर है? तो इसी के साथ गाइस क्या फिनिश हो जाता है अपना 4 सेक्टर. जो बच्चों ने ये लिखा हुआ नहीं है ना, और जिनको ये डेरिवेशन चाहिए, तो क्या करेंगे? फुल स्क्रीन कर दे रहे बेटा एक बार. तो ये लोग क्या करेंगे? खचैक इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं इसको. ठीक है? अब आपका तो लिखा हुआ है ना? यस. फुल स्क्रीन कर दिया इसको. यस. तो ये डेरिवेशन आपके लिए सामने रेडी है दोस्तों. ओके, चलिए. सो ये अपना यहां पे 4 सेक्टर खत्म हो गया. बाकी तो अभी इसका ये वापस अपना सेम डिमांड सप्लाई. तो ये जो हो गया ये अपना क्या हो जाएगा यहां पे? दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड C प्लस S प्लस T विल बी व्हाट? योर एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. बराबर है? ये कैसे चलेंगे अपन? ये वही एक एक चीजें ऐड करते जाओ. C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, फिर 2 सेक्टर का C प्लस I, 3 सेक्टर का C प्लस आई जी, एंड 4 सेक्टर का C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. तो यहां पे अपन बोलते हैं कि 4 सेक्टर वाला जहां मिलेगा पॉइंट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. क्लियर है एकदम? एग्जाम में क्या हो सकता है ना, आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे और क्या कर सकते हैं कि देखो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये इधर आता है, दूसरा जो है 3 सेक्टर का इधर आता है, और ये 4 सेक्टर का. ऐसा आपको बोलेंगे कि दिस इज 1 2 एंड 3, एंड फिर आपको बोलेंगे इन 2 सेक्टर, इन 3 सेक्टर, इन 4 सेक्टर विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ऑप्शन 1 2 3. समझ आ गया आपको?
आपको आइडेंटिफाई करने को पूछेंगे कि बाबा 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है और 4 सेक्टर में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है। ये 4 सेक्टर का डायग्राम आपको दे देंगे। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कहां कौन इक्विलिब्रियम पे मिल रहा है करके। ठीक है, यस सर। तो यस, इसी के साथ क्या हो जाता है गाइस, ये फॉर्मूला में डाल के आप ये आंसर निकाल लोगे, बस खत्म। अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चैप्टर है गाइस, वो यहां पे फिनिश हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? फॉर्मूला याद नहीं, वो बेसिक उसका लॉजिक अगर आपको पता है ना, देखो आप वैसे भी फॉर्मूला आएगा तो आपको ये लिखना तो पड़ेगा ना, तो उसमें रफ में आप क्या कर लो, आपके रफ बुक में उधर वो जो आंसर शीट दिया रहेगा ना, आपको उसमें स्क्रिबल कर लो ना फॉर्मूलाज वो। समझा क्या? तो आपको बिल्कुल भी उसको टेंशन नहीं है। इसीलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बराबर है? वंस यू नो ऑल द अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर, ए मतलब क्या, बी मतलब क्या, वाई मतलब क्या, एम मतलब क्या, ये सब समझ में आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप फॉर्मूला में उसको पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। राइट? यस। सो आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट? यस। सो अब बढ़िया, एकदम मजा ही आ गया इसमें। तो सबसे बड़ा टॉपिक था ये तो आपका, है ना, 50-60 पन्ने कुल मिला के ये टॉपिक था एक, बड़ा मजा आ गया। तो अभी अपन चलते हैं मनी मार्केट पे। कहां चलेंगे गाइस? मनी मार्केट पे, नेक्स्ट चैप्टर। यस। सो अभी छोटे छोटे यूनिट्स बचे हैं, मजा आ जाएगा वो पढ़ने के लिए। ये सब आपको समरी भी लिखवा के दिया था, ये 2 सेक्टर 3 सेक्टर हर एक का फॉर्मूला, ये समरी है आपके पास। ओके। ये क्या बोल रहा है, 7 यूनिट का रिवीजन? अरे रुक जा भाई, सब करेंगे ना, ये है क्या तब? पब्लिक फाइनेंस जैसा इजी चैप्टर नहीं है, उसमें अपना क्या है, वो डिमांड सप्लाई वगैरह वही वही सब है उसके अंदर। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, फिर उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो, तो आई होप आपको अभी जो ये चैप्टर नंबर 6 है, जो बहुत मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी आपको कहा था, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स पढ़े भी नहीं है मुझसे, या कुछ बच्चे ऐसे भी है जो ओल्ड सिलेबस के हैं और जिन्होंने ये पढ़ा नहीं था, अब आशा करता हूं कि चैप्टर नंबर 6 ये आपको अब इजी लगता होगा, विद द फॉर्मूलाज, द डेरिवेशन एंड लॉजिक। क्लियर है एकदम? यस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, जो चर्चा करेंगे किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में। काफी आसान सा यूनिट है ये। आज अपन फोकस करेंगे इस यूनिट को खत्म करें, और फिर कल जो है हमारा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 इसको हम लोग फिनिश करें, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सही है ना एकदम? यस सर। ओके, चलो। ओके, लेट्स रॉक। मनी मार्केट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। एकदम बेसिक सुनने का है अभी इस प्रवचन को,
तुम तीनों एक काम करो ना, इधर आके बैठो ना ऐसा, मेरे को क्या कैमरा में भी देखना है और मेरे को ऐसा भी देखना है, तो मैं ऐसा, वो लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे सर हम इधर है, तुम वहां कहां देख रहे हो, है ना, तो इधर इधर आ जाओ तुम ऐसा इधर, है ना, तो मेरे आंखों के सामने रहोगे ना, तो ऐसा, ओके हाँ, अभी कैसा एकदम मस्त, सब पे ध्यान देने आएगा मेरे को, ठीक है। चलो सो अभी जो अपन चैप्टर नंबर 8 पे आए हैं, टॉपिक का नाम जो है यूनिट 1 में वो क्या है, मनी डिमांड। किसकी बात कर रहे हैं, मनी डिमांड की। टॉपिक काफी सिंपल है भाई, पैसे की डिमांड क्यों हो रही है, पैसा चाहिए तुमको, सर किसको नहीं चाहिए सर, ऐसा मना थोड़ी करेंगे। तो यहां पे उस जमाने में ये अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं कि पैसे के डिमांड को लेके, बराबर, क्या थ्योरीज है कि क्यों लोग डिमांड करते हैं, कितना लोगों ने डिमांड करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम लोग बात करेंगे डिमांड के बाद विल टॉक अबाउट व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आया आपको, यस। तो इधर क्या कहता है यहां पे, मनी मेक द वर्ल्ड गो अराउंड। मेरे को ये लाइन बहुत पसंद आती है, मतलब पैसा जो है ना ये दुनिया को चलाती है, बराबर के नहीं, जितना भी एक्टिविटी ये इस दुनिया में हो रहा है, इट इज ऑल फॉर व्हाट, मनी। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज जो यहां पे काम कर रही है वो पैसे के लिए कर रही है, बराबर है कि नहीं। आज आप पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। अगर सर पढ़ाई करके कुछ इसका फायदा नहीं होने वाला है, पैसे मिलने नहीं वाले हैं, तो हम लोग पढ़ाई काय को करें, चुपचाप गुफा में बैठे रहते थे ना हम लोग सर, और अपना आदम जमाने में जैसा एकदम स्टोन एज जमाने में बैठे रहते अपना चुपचाप गुफा में जाके, उठने का, सुबह शिकार करने का, वापस आने का, आग जलाते बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का, एंजॉय, बराबर। बट अब आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो पैसे के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी, ठीक है ना। सो व्हाट इज मनी, सो मनी इट कैन बी समड अप इन 3 थिंग्स। अगर किसी भी चीज में ये 3 बातें हैं, तो मालिक हम कहेंगे वो चीज को क्या कहेंगे, इट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, मनी। बोलो वापस एक बार, क्या बोला सर ने, ये जो 3 बातें होगी, बराबर है कि नहीं, किसी भी चीज में अगर ये 3 बातें होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मनी। SUM, व्हाट इज SUM, नंबर 1 स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब आज जो उसकी प्राइस है कल भी उतनी रहेगी, परसों भी उतनी रहेगी। मतलब आप समझिए वो 1 रुपए का सिक्का कितने सालों से चलते आ रहा है, मतलब आपके दादा दादी के पास वो 1 रुपए का सिक्का, उस पर ईयर भी लिखा हुआ होता है, 1966, बराबर 1999, 2004। वो 1 रुपए का सिक्का जब वो बना था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 रुपी। आज भी उसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपी। दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। वो 1 रुपया, आज ये नहीं बोलेंगे कि सर वो 1 रुपया आज ना 10 पैसे काउंट होगा, ऐसा नहीं है। आज भी उसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रुपीज रहेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू। नंबर 2, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट दैट इज प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर प्राइसेस। मतलब आज जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग आज इसके लिए क्या है, इसको उस यूनिट में मेजर करते हैं ना, 10 रुपए, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, 10 रुपए। इसको क्या बोलेंगे, 1 रुपया, ये स्ट्रॉ 1 रुपए का। समझ रहे क्या, हम लोग हर चीज को क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं इन प्राइस, यूनिट ऑफ अकाउंट। एंड थर्ड पॉइंट वो क्या है, इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट डू वी मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, बराबर। फॉर मनी आई विल टीच यू, बराबर है। या तो यू गिव मी मनी, आई विल गिव यू दिस वाटर बॉटल, बराबर है कि नहीं। आई विल गिव यू मनी, यू गिव मी योर पेन, बराबर है कि नहीं। सो मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो एनी प्रोडक्ट दैट इज हैविंग स्टोर ऑफ वैल्यू, unit of measurement and medium of exchange, then we say it is classified as what, money. Clear एकदम, yes sir। इस टॉपिक को आगे अब बढ़ाते हैं। यहां पे आपको पता है कि एक जमाने में क्या हुआ करता था बच्चों, बार्टर सिस्टम। ये स्टोरी है, ये सुनना है आपको। एक जमाने में क्या हुआ करता था बच्चों, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप क्या करिए, आप आपके पास जो प्रोडक्ट है मुझे दीजिए, मेरे पास जो प्रोडक्ट है आप लीजिए, करेक्ट है। बट बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो था कि सर देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मुझे जो चाहिए वो आपके पास होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, और आपके पास जो है वो मुझे चाहिए या नहीं वो पता नहीं, बराबर है कि नहीं।
तो मोस्टली क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता था। और फिर अगर मान लो मेरी गाड़ी खराब है और आप रिपेयर कर सकते हो तो मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। और मान लो मेरे पास ये पानी का बोतल है, बट अगर आपको पानी का बोतल नहीं चाहिए तो ऐसे मैकेनिक को ढूंढना पड़ता था मुझे कि जो जिसको पानी का बोतल चाहिए, नहीं तो मेरी गाड़ी कभी रिपेयर नहीं होगी। समझ में आया आपको? तो ऐसा जो है ना, ऐसे लोगों को ढूंढना ये क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लमेटिक होने लग गया। तो धीरे धीरे हमने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक ऐसा चीज लेके आते हैं जिसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजर एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। तो वो हम लोग लेके आते हैं और देन द इन्वेंशन ऑफ मनी केम इनटू पिक्चर। पहले के जमाने में हम लोग बहुत सारी चीजें, शेल, स्टोन्स, फिर उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, ये हम लोग ने यूज करा एज व्हाट, अ मनी, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर अब क्या हो गया, पैसा आने के वजह से क्या हो गया, ये गुड्स फॉर गुड्स वाला सिस्टम ब्रेक हो गया। क्या हो गया, गुड्स फॉर गुड्स वाला सिस्टम क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब आपके पास पैसा है ना, तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। समझा क्या बात को? जरूरी नहीं है कि आपको कुछ उसके बदले आपको कुछ आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। यू हैव मनी, आपको जो चाहिए प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। समझा? आपने कुछ चीजें बनाई, आप चाहे उसको बेच सकते हो, जरूरी नहीं है उससे आपको कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेना होगा। तो ऐसे करते करते आप समझिए दोस्तों, एक एरा आया ऑफ व्हाट, स्पेशलाइजेशन। जैसे अभी हम लोग सीए बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, स्पेशलाइजेशन, अपन अपने फील्ड में माहिर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिसको भी अपने सर्विसेज की जरूरत है वो हमारे पास आएगा, हमें पैसा देगा, क्योंकि लोगों को स्पेशलाइज सर्विसेज चाहिए। बराबर है? और उसके बाद मुझे कुछ दूसरी चीजें चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वो उस पैसे से मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी स्पेशलाइज चीजें खरीदी करूंगा। बराबर है? तो इन स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इवेंचुअली डिमांड फॉर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि लोग अब क्या कर रहे हैं, अब उनको पता चल गया अब सब कुछ चीजें किस पे चल रही है, पैसे पे। आपके पास पैसा है, आपको हर बेस्ट चीज आपको मिल सकती है, आपको आपके पास का प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। आप कुछ टारगेट ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट बेचो, उनसे पैसा लो, और उससे आप जो स्पेशलाइज, क्या मान लो हेयर ड्रेस करता होगा, स्पेशलाइज कपड़े बनाता होगा, स्पेशलाइज खाना बनाता होगा, आप उनके पास जाके पैसा दो, उनसे वो सर्विसेज ले लो। इसीलिए डिमांड फॉर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर है एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब चीजें, ये बेसिक थ्योरी है ये। तो ये मैं आपको जो सामने रख रहा हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्क्रीन पे जो पेज है सर, उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है ना, ये मैराथन चल रही है। बराबर है कि नहीं? यस सर। फिर वन डे बिफोर एग्जाम आप बोलोगे सर मैराथन लो, तो क्या करने का, फिर आपने ये सारे लेक्चर बैक टू बैक देखने का, मैराथन हो गया बेटा, है ना? ओके ओके, ठीक है। चलो सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिएट मनी। देखो, जो लाइव स्ट्रीमिंग में यहां वहां की बातें हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कुछ ही दिनों में, 10 दिन में आपका एग्जाम है, बराबर है कि नहीं, है ना? हाँ, तो पढ़ाई पे फोकस करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है कि आप समझिए, पहले क्या होता था कि अपने को वो इतना सारा, आपने को भी देखा होगा मूवीज में वगैरह, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आपने देखी होंगी, तो जो राजा महाराजा है जो है, वो कोई रीजन को, डिस्ट्रिक्ट को, सिटी को, या कोई इसको कॉन्कर करते थे, बराबर, अटैक करते थे, कॉन्कर करते थे। कॉन्कर करते थे तो क्या होता था, वहां का जितना भी सोना चांदी हो वो सब लूट लेते थे, और वहां पे अपना जो है कंट्रोल बराबर वहां पे होता था। तो फिर वो उनके किंगडम में जितना भी सोना चांदी है वो क्या करते थे, लेके जाते थे वो। तो ऐसा वो हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट्स में ऐसा सोना भर के, ऐसा सोना का ऐसा पाइल, ऐसे आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे बराबर सोने सोने की मुद्राएं, बराबर कि नहीं, ऐसा। तो आप सोचिए, अब उस राजा या महाराजा को कि भाई उसको कुछ चीजें खरीदनी है, मान लो उसको घोड़ा खरीदने जाना है, बराबर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो इतना सारा सोना उसको क्या करना पड़ता था, लेके जाना पड़ता था, फिर वो सोना देगा और फिर वो घोड़ा लेके आएगा। अब मतलब क्या होता था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ना, बराबर के नहीं। तो फिर क्या हुआ, ये बहुत ऐसा हेवी और ऐसा बल्कि चीजें होने लग गई। तो कहीं ना कहीं फिर इन्होंने क्या करा, एक बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करी। इन्होंने क्या करा, अपना सोना फिर क्या किया, उसको बैंक में रखा।
और बैंक से बोला कि तुम मुझे चिट्ठी दो एक, ठीक है ना, कि मेरे नाम का इतना इतना सोना आपके पास जमा है, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी मुद्रांक जमा है। तो एक नंबर आया वो, और फिर वो जो है वो जब वो चिट्ठी लेके जाऊंगा मैं, अब मुझे अगर मान लो घोड़ा खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, उस चिट्ठी पे जितनी मुद्रांक है वो मैं क्या करूंगा, उसको मतलब वो चिट्ठी दूंगा उसको, बराबर है, और वो चिट्ठी पे वो भरोसा करके वो क्या करेगा, मुझे हॉर्स दे देगा। अब उस इंसान को अगर वो सोने की मुद्राएं चाहिए तो वो जाएगा, वो बैंक में वहां से विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि मैंने उसको वो रिसीट दे दिया है करके। समझ में आया क्या आपको? सो ऐसे करके क्या हो गया, एक्चुअल जो गोल्ड कॉइन्स और ये था उसका रिलेशन अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आज फिर जो भी ट्रेड होने लग गया वो किसके बेसिस पे होने लग गया, पेपर के बेसिस पे। समझ में आया क्या आपको? हैरी पॉटर मूवी देखा ना आपने? हैरी पॉटर देखा आपने? नहीं देखा? होमवर्क एग्जाम के बाद देखना, ठीक है। सो हैरी पॉटर में आपने देखा होगा कि वो जाता है ऐसे बहुत सारी गुफा में, उसके माता पिता उसके लिए बहुत सारा सोना छोड़ के जाते हैं, तो वो उससे विड्रॉ करता है। तो वो वैसा पुराने जमाने में होता था, बट फिर अब लोग पेपर पे भरोसा रखने लग गए। धीरे धीरे ये चीजें रिफाइन होने लग गई, और आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि अपना जितना भी करेंसी प्रिंट होता है वो भी डिपेंड करता है कितने गोल्ड रिजर्व्स, सिल्वर रिजर्व्स आपके पास है, और उसके बेसिस पे आप करेंसी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उतने वर्थ का सोना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। समझ में आया आपको? सो ये जो पेपर करेंसी है इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज द फिएट मनी। क्या बोलेंगे इसको अपन? फिएट मनी। क्लियर है एकदम? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी? ये जनरल फीचर्स है मनी के, मतलब आपको इसको लर्न नहीं करना है, ये लर्न नहीं करना है, ये भाई पैसा बचपन से देखते आ रहे हैं ना अपन, बराबर है कि नहीं? तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक आप देखो। जनरली एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल बोलते हैं। अगर मैंने आपको अभी 50 रुपए दिए, मना करोगे? सर क्या 50 काय को दे रहे सर तुम 50 रुपए मेरे को? मना कर दोगे? हाँ हाँ दे दो सर। 50 क्या सर? 50 लाख दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मनी का क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज जनरली एक्सेप्टेबल। कल चल के तुम अगर जाओ कोई भी स्टेशनरी शॉप में, आपको जो है मान लो एक पेन खरीदना है, आप उसको बोलो कि भैया देखो ये जो है ना आधा पानी पिया है, मतलब 5 रुपए हो जाता है इसका, ये पानी का बोतल को 5 रुपए वाला पेन दो, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? बट आप उसे 5 रुपए दोगे तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा? पॉइंट नंबर 1, इट इज व्हाट जनरली एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। आपने देखा होगा ना करेंसी नोट्स पे ईयर प्रिंटेड होता है, आपने देखा होगा कॉइन्स पे ईयर प्रिंटेड होता है, बराबर। मतलब सोचो कितने सालों से ये पैसे चल रहे हैं, मतलब इट इज ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। अगर मैं आपको पैसे दिखाऊं मैं, बराबर, ये क्या है, ये कितने कितने रुपए की नोट है ये, और इस पे तो 500 तो कहीं लिखा ही नहीं है, बट फिर भी आपको पता है। अरे सर बस क्या, मतलब दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, इट इज एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। मतलब तुमको अरे सर इसका थोड़ा कहीं तो भी देखला लग रहा है, अरे यार सर ऐसा कुछ करने की जरूरत है क्या अपने को? नहीं, इट इज एफर्टलेसली व्हाट वी से इज रिकॉग्नाइजेबल। चलिए अगले फीचर पे चलते हैं, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब क्या? फर्जी नोट बनाना काफी मुश्किल है, बराबर के नहीं? क्योंकि अपन देखते हैं वो सिल्वर उसमें यूज होता है, वो एम्बॉसिंग होता है, तो बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर बारीकी से करी जाती है, तो उसका डुप्लीकेट, उसका कॉपी बनाना ये बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो ऐसे सनलाइट में देखते हैं तो फिर वो गांधी जी दिखते हैं अपने को, फिर वो सिल्वर लाइन दिखती है, फिर वो डॉट्स है, कुछ कुछ बहुत सारे कोड्स है। अभी जो नए नोट्स आए 500 के, 200 के, 100 के, तो उनमें अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स एनहांस करे गए हैं, तो जिससे क्या होता है वो बहुत डिफिकल्ट है क्या करना, उसको काउंटरफीट करना, मतलब डुप्लीकेट बनाना। रिलेटिवली स्केर्स, पैसा क्या है, अबंडेंस में है या स्केर्स है? स्केर्स है सर। कभी भी बोलो हमारे पास पैसे तो कम ही है, मतलब जितना भी हो वो कम है। कोई ऐसा बोलता है कि व्यक्ति नहीं नहीं बहुत पैसा है, बहुत होने के बाद भी क्या बोलता है? कम। पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेड, कहीं भी किधर भी पैसा लेके जा सकते हैं। बोलो आया ना, अभी मैं घूम के आया, लेके गया था अपने देश की 500 रुपए की नोट, बाहर लेके जा सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल भी। इट इज पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल।
उसके बाद पोजेसिंग व्हाट, यूनिफॉर्मिटी। आपकी जो 500 रुपए की नोट है और मेरी 500 की नोट है, सेम है क्या? आपके पास जो 500 रुपए की नोट रहेगी और मेरे पास सेम टू सेम, बोलो आया ना? तो ये यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, आगे डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। 500 के हम लोग 100 के 5 नोट कर सकते हैं क्या? या 50 के हम लोग 10 नोट कर सकते हैं क्या? बोलो आया ना? उसको 20 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 10 के में भी ब्रेक कर सकते हैं। सर इट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू व्हाट, स्मॉलर पार्ट्स। क्लियर है एकदम? यस। ओके, हाउ मनी इज मेजर्ड, ये मैंने आपको तभी भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि हम लोग वो मनी सप्लाई वाला M0, M1, M2, M3, M4, ये वाला ब्रॉड मनी, नैरो मनी, उसके रिलेटेड ये पैराग्राफ है, वो हम लोग अगले यूनिट में पढ़ेंगे। क्लियर है एकदम? यस। 2 पेज खत्म। क्लियर है एकदम? शाल बी प्रोसीड? डिफिकल्ट है क्या कुछ भी? नहीं, वेरी इजी सर। नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट द डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी इज व्हाट, एक एक पॉइंट ध्यान में रखने का भी मेन एमसीक्यू के लिए, अभी पूरा पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर आपकी बुक जो है एकदम ब्रांड न्यू चकाचक है तो आपने बस क्या करना चाहिए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपने हाईलाइट करना है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 1, डिराइव्ड डिमांड है मनी। पैसे की डिमांड इज व्हाट, इट इज अ डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलेंगे? पैसे की डिमांड क्या है? डिराइव्ड डिमांड। क्यों सर? आज मुझे पानी खरीदना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। आज मुझे अगर लैपटॉप खरीदना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। सो द डिमांड फॉर मनी इज व्हाट, डिराइव्ड डिमांड, बिकॉज मनी में क्या है? परचेसिंग पावर। आप उससे चीजें क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। इसीलिए अपन क्या कहते हैं? इट इज अ डिमांड विच इज अ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, बट डिमांड फॉर विच बैलेंसेस? रियल बैलेंसेस। आपके पास वाकई में पैसा होना चाहिए। समझा क्या? एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना सर, सीए बन जाऊंगा, काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, हजारों, लाखों, करोड़ों पैसे कमाऊंगा। सर आपको मेरे पे भरोसा है ना? हाँ बेटा, बहुत टैलेंट है तू। सर एक काम करो ना, जब मैं सीए बन जाऊंगा ना, आपको तब मैं मेरे फीस के पैसे दे दूंगा, अभी मुझे आप पढ़ा दो ना सर प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? सो यू शुड हैव व्हाट, रियल बैलेंसेस। समझा क्या? आपके पास पैसा होना चाहिए। इसीलिए डिमांड फॉर मनी मतलब डिमांड फॉर मनी है, बट यू शुड हैव व्हाट इज द रियल बैलेंसेस। समझ में आया आपको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। द डिमांड फॉर मनी नाउ, क्या है इसको एक बार का ठीक कर देना यार। सो आपको यह समझ में आ गया? तो डिमांड फॉर मनी इज अ डिराइव्ड डिमांड बिकॉज इट हैज गॉट परचेसिंग पावर एंड देयर शुड बी डिमांड फॉर व्हाट, दिखा दी औकात। सर बेटा माइंड योर लैंग्वेज। हा, समझा क्या? मेरी औकात मत दिखा। तूने ये बात बोल के तू अपनी औकात दिखा रहा है। माइंड योर लैंग्वेज, विथ हुम आर यू टॉकिंग। लेक्चर बंद करके चले जा भाई। समझा क्या? कैसे बोल सकते रहे तुम ऐसे? सर है तुम्हारे, टीचर्स है, लैंग्वेज। ओके, वेलकम बैक। चलो, क्या होता है ना, देखो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। क्या मेरे को बताओ, ये रेगुलर क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अच्छे से? क्या जरूरत है इसको रिवाइज वाइज कराने की? पैसे ले रहा हूं इसके अलग से कुछ भी? टीचर्स जो है ना काफी इमोशनल प्राणी होते हैं, आपको भी ध्यान में रखना। तो जब भी आप कोई भी टीचर को कुछ भी बोलो ना, 100 बार नहीं 1000 बार सोच के बोलना। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही आपके टीचर्स होते हैं जो आपके लिए जी जान तोड़ते हैं। समझा क्या? चलो, सो कहां है हम लोग? द डिमांड फॉर मनी इज व्हाट वी से is a derived demand. It has got a purchasing power and it is what demand for real balances. Now what we talk about is कि the demand for money is a decision about how much of one's given stock of wealth should be in the form of what, money. तुम्हारा जितना भी वेल्थ है, जितनी भी संपत्ति है, अब संपत्ति में क्या आता है आपका? घर, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, ये सब जो है, ये सब क्या है भाई?
ये सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है, बोलो हाँ या ना। तो अब उसमें से आपने पैसे में कितना अमाउंट रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अभी अगर मेरे पास पैसे है ना, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हेल्दी प्रॉब्लम, मैं चाहता हूं कि जिंदगी में आप भी ये हेल्दी प्रॉब्लम फेस करो। दिस इज अ प्रॉब्लम बट अ वेरी गुड प्रॉब्लम। सर मेरे पास पैसा है, वो पैसा अब मैं सोना चांदी शेयर्स या लैंड या प्रॉपर्टी या गाड़ी कहां रखूं, या लिक्विड में रियल बैलेंसेस में अपने पास कितना रखूं, ये आपको ना सोचना पड़ता है। तुम समझो ना, योर अकाउंट हैज बीन, सैलरी आ गया आपका फर्स्ट को, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद 5 लाख रुपीज। अब आपका टेंशन क्या है अभी, आपका ये 5 लाख ऐसे के ऐसे अकाउंट में पड़े रखूं। तुम समझ रहे मेरी बात को। अब जब बड़े हो जाओगे ना, आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सर हम फेस करना चाहते हैं कि ये पैसा 5 लाख का अपने पास 50,000 रख के 4.5 लाख रुपए निवेश करूं, या 4.5 लाख रुपए मेरे पास रख के 50,000 निवेश करूं। सो दैट इज अ डिसीजन दैट वी हैव टू टेक एंड दैट इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट द डिमांड फॉर मनी। तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, तो उतना तुम तुम्हारे पास लिक्विड में रखो, मतलब रियल बैलेंसेस में, बाकी तुम तुम्हारे वेल्थ में कन्वर्ट कर लो उसको। समझ में आया आपको। सो वो क्या कहता है, द डिमांड फॉर मनी इज द डिसीजन अबाउट कितना वेल्थ तुमने क्या रखना है, मनी में रखना है, रादर देन इन एसेट्स सच एज बॉन्ड्स। समझ में आया क्या आपको, बोलो हाय या ना। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो इट गिव्स लिटिल और नो रिटर्न, क्या लिखा है, इट गिव्स लिटिल और नो रिटर्न, इंडिविजुअल्स, households as well as firms hold money because it is liquid and offers most convenient way to accomplish their day to day transactions। बराबर है कि नहीं। ये गोल्ड रिंग, आज अगर मुझे वड़ा पाव खाने का है, मैं बोलूंगा ये गोल्ड रिंग है, ये रखो, बचे हुए पैसे दे दो मेरे को और मेरे को एक वड़ा पाव दो, ऐसा कोई एक्सेप्ट करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा क्या। उसके जगह पे मैं उसको 20 रुपए देगा, वो तुरंत 20 रुपए लेके मेरे को वड़ा पाव देगा ना। तो आप समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं, हम अपने पास लिक्विड में, मतलब पैसा नकद कैश रखूंगा ना, इसके ऊपर मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न नहीं मिलेगा मतलब मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, अप्रिसिएशन नहीं होगा। वो अगर मैंने आज मेरे तिजोरी में 10 रुपए रखे, 10 साल बाद भी निकालूंगा वो 10 रुपए रहेंगे, वो 10 के 20 नहीं हो जाएंगे। सर वो रिप्रोड्यूस कर लिया उसने, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि वो नकद में मैंने कितने पैसे अपने पास रखने हैं। और लोग वो रखते भी है, पूछो क्यों, क्योंकि इवन दो इट इज नॉट गिविंग यू एनी रिटर्न, वो क्या होगा, वो आपको ट्रांजैक्शन करने में कन्वीनियंस होगा। समझ में आया आपको। आगे नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, डिमांड फॉर मनी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, प्राइजेस, इनकम इन एन इकोनॉमी। डिमांड फॉर मनी मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, चलो फटाफट बताओ, खत्म करो बात को। इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो नकद में पैसा आपके पास रखोगे या नहीं रखोगे, नहीं रखेंगे, उसको क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स में, डिपॉजिट्स में डाल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। बट अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो हमारे पास रखेंगे, बात खत्म हो गई। तो डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इंटरेस्ट। नंबर 2 प्राइसेस। अगर मार्केट में चीजें महंगी है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। सर हमारे पास चीजें अगर आज महंगी है, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, गैस महंगा, तो अगर ये सब चीजें महंगी है तो पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा ना। उसको इन्वेस्ट करके क्या फायदा, अरे रोज के खर्चे जो है अपने होने तो निकलने तो चाहिए। तीसरा इनकम, अरे मेरा इनकम बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली आई विल कीप मोर मनी विथ मी ना, बराबर है कि नहीं। इनकम ज्यादा है तो ज्यादा पैसा रखेंगे, इनकम कम है तो पैसा ही नहीं है तो क्या ही रखेंगे। समझ में आया आपको, वेरी गुड, सिंपल, क्लियर है एकदम। ऑल दिस इज डिटरमाइंड बाय हुम, मॉनेटरी अथॉरिटी। और अपने देश में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है दोस्तों, बोलो, आरबीआई। शैल वी प्रोसीड नाउ, यस सर, ओके। बिफोर वी गो इनटू, ये फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं।
before we go into the theories of demand for money, we shall have a quick look at some important variables on which demand for money depends upon. कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है? जैसे नंबर 1 इनकम. हमने क्या कहा था? ज्यादा इनकम होगी तो आप ज्यादा पैसा आपके पास रखेंगे. अगर महंगाई ज्यादा है तो ज्यादा पैसा रखेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो कम पैसा रखेंगे. जीडीपी ज्यादा है तो ज्यादा पैसा रखेंगे. फाइनेंशियल इनोवेशन अगर ज्यादा है तो आप आपके पास कम पैसा रखेंगे. मतलब सर समझा नहीं. फाइनेंशियल इनोवेशन मतलब आज जो है, आज आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हो क्या? बोलो आया ना. तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके जेब में हार्डली कुछ पैसे होंगे. आपके जेब में हार्डली कुछ पैसे होंगे. पापा ने आपको एक बैंक अकाउंट खोल के दे दिया है, उसमें मंथली पापा 1000 2000 3000 जो भी रहेगा वो डिपॉजिट करते हैं आपके अकाउंट में. आपने उसको आपके गूगल पे या पेटीएम या कोई और यूपीआई ऐप, बैंक का यूपीआई ऐप से आपने लिंक कर दिया. अब आपको रियल कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं है. आप बस कहीं और जाना है बाहर आपको, आप क्या करते हो? भाई मेरा फोन है ना मेरे पास, वॉलेट में घर पे भूल गया तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आई कैन मेक व्हाट द पेमेंट्स. सो नकद में पैसे रखने की रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा हुआ ना. अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? आज पेमेंट कर सकते हो ना आप लोग. बोलो बच्चों. यस सर, ऐसी बात है. क्लियर है एकदम? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. सो हायर द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, हायर द एक्सपेंडिचर. रिचर पीपल होल्ड मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर. बराबर कि नहीं? बड़े लोग, बड़े शौक, तो ज्यादा पैसे रखेंगे. बराबर एकदम. यस. द क्वांटिटी of the money depends upon the prevailing price level. बोलो बच्चों, बोलो आया ना. It depends upon what? The prevailing price level. Prevailing price level मतलब क्या? महंगाई ज्यादा होगी तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी आपको होल्ड करना पड़ेगा. नेक्स्ट. As mentioned above, one may hold his wealth in any other form other than money, say as interest yielding asset, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो. Innovation such as internet banking, ऑटोमेटेड टेलर मशीन reduces the need for holding money. अभी इन्होंने तो अभी तक सिर्फ एटीएम तक पहुंचे ही है. मतलब आपको मैं बता रहा हूं एकदम बहुत पुराने जमाने से अभी के जमाने तक. पहले के जमाने में घर में पैसे तिजोरी में बकायदा इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां होती थी. उस अलमारी में नीचे सेफ होते था. सेफ के अंदर और ऐसे वो क्या बोलते हैं, सीक्रेट पॉकेट्स होते थे अलमारी में, जो मतलब चोर को कभी मिलेगा ही नहीं, ढूंढ ही नहीं सकता. मतलब उसमें मेरे दादा के पास अलमारी थी, ऐसे नीचे सेफ था, तो वो निकाला, उसके अंदर लेफ्ट साइड में बराबर और एक कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट, ऐसा. तो अभी भी आते हैं, बट उस जमाने में ज्यादा यूज होता था और उसमें रियल कैश रखी जाती थी. बराबर के नहीं? पहले के जमाने में आप सुनते थे ना, घरों में डकैती हो गई. क्यों होती थी घरों में डकैती? क्योंकि लोग घर में पैसा रखते थे. आज अगर चोर घर में भी आएगा ना, आ जा भाई, हमारे पास घर में कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, क्योंकि आज सब कुछ अपन किधर रखते हैं? बैंक में. पहले के टाइम पे एटीएम या बैंक्स ऐसा कुछ मतलब ज्यादा नहीं था ना. हर गांव में थोड़ी बैंक होती थी, हर जगह थोड़ी एटीएम होता था. तो अगर इमरजेंसी आ जाए तो क्या होता था? पैसा लगेगा ना हाथ में इमरजेंसी के लिए. आज के तारीख में अगर आपके पास हाथ में नकद नहीं भी है तो भी आप इमरजेंसी में पैसा आप यूज कर सकते हो. कैसे? बिकॉज बैंक में पैसा है आपके पास एंड आप एटीएम के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांसफर्स के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो. तो जितना ज्यादा इनोवेशन होगा उतना नीड फॉर रियल कैश क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी. क्लियर है एकदम? यस. सो ये सारे फैक्टर्स हैं. ओके, सो यहां तक आपको समझ में आ गया डिमांड फॉर मनी. अब बस अपने को क्या करना है? अलग अलग थियोरीज है दोस्तों, जो अपने को क्या करना है, इसको अपने को स्टडी करना है. फर्स्ट अपन बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, विच इज गिवन बाय हूम? अर्विंग फिशर. ऑफ विच यूनिवर्सिटी? अभी ये फटाफट खत्म कर लो, इसको फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सो अर्विंग फिशर ऑफ येल यूनिवर्सिटी, which was given in the year 1911 in his book The Purchasing Power of what? Money. क्लियर एकदम? द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. इसमें उन्होंने क्या कहा कि द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. वो कौन से है? नंबर 1
it depends upon the volume of the transactions, it depends upon the price level, बराबर है कि नहीं, एंड साथ ही साथ क्या कहते हैं यहां पे, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द वेलोसिटी ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन. समझा गया बात को? तो वो क्या कहता है यहां पे, इसका फॉर्मूला क्या है, MV इज इक्वल टू PT. MV stands for what? Supply for money. And PT stands for what? The demand for money. ठीक है ना? इसको हम लोग अलग अलग स्टाइल से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या कहता है वो अर्विंग फिशर, कि सप्लाई फॉर मनी विल बी इक्वल टू द डिमांड फॉर मनी. M मतलब क्या कह रहे हैं यहां पे, स्टेप बाय स्टेप, is the total amount of money in circulation on an average in the economy. इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, अमाउंट इन सर्कुलेशन. मान लो 100 रुपए इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है. कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है? 100 रुपए. V का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज the average number of times across all transaction a unit of money is spent in purchasing the goods and services. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास इकोनॉमी में 100 रुपए है, अब मैंने 100 रुपए खर्चा किया आपको, बराबर है कि नहीं, आपको दिया, आगे खर्चा आप करोगे, उसके बाद आगे आप करोगे, बोलो हाँ या ना. तो वही 100 रुपए अगर क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, कितने बार वो पैसा ट्रांजैक्शन के लिए घूमा है, 10 बार, तो हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी में सप्लाई कितना हुआ, 100 इंटू 10. 100 इंटू 10 मतलब कितना हुआ, 1000 रुपीज. तो ये इकोनॉमी में हम लोग कहेंगे कि सप्लाई कितने का हुआ, 1000 रुपए का. अब PT, P मतलब क्या है, अब सप्लाई हो गया ना इकोनॉमी में, अब लॉजिक समझना. MV 100 रुपए थे इकोनॉमी में, और वो 100 रुपए 10 बार घूमे, तो 1000 रुपए का सप्लाई मार्केट में हुआ. समझा गया? अभी बात करेंगे PT. P मतलब प्राइस लेवल, एक यूनिट का प्राइस कितना है, बराबर. अब मान लो एक यूनिट का प्राइस 5 रुपए है, बोलो हाँ या ना. अब अगर वो 5 रुपए के चीजें 200 बार खरीदी गई है, P इज व्हाट, प्राइस लेवल, और वो 5 वाले ट्रांजैक्शंस 200 बार हुए, तो डिमांड कितने की होगी, 1000 रुपीज की. तो सप्लाई भी 1000 और डिमांड भी 1000. समझ में आएगा आपको? सो ऐसा PT स्टैंड्स फॉर, P मतलब क्या है, एवरेज प्राइस लेवल. P मतलब क्या, एवरेज प्राइस लेवल. एंड T स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. V स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, कि वो 100 रुपए कितनी बार घूमे, एंड T स्टैंड्स फॉर कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वो हुए उस प्राइस पे. समझा गया बात को? क्लियर है एकदम? सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, MV इज इक्वल टू PT. इसको वो M का फॉर्मूला और एक अलग तरीके से दे रहे हैं, वो मनी सप्लाई इज इक्वल टू PT अपॉन V, या वो यहां पे प्राइस का फॉर्मूला अलग दे रहे हैं, प्राइस लेवल इज इक्वल टू MV अपॉन T. कैसा भी आप उसको रिराइट कर सकते हो. क्लियर है एकदम? बोलो आया ना? यस सर. जैसे अगर इसको समझना है आपको, P इज इक्वल टू MV अपॉन T, तो इसको कैसे समझेंगे? M मतलब मनी सप्लाई. बताओ, जितना ज्यादा मनी सप्लाई उतनी महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? मनी सप्लाई ज्यादा, महंगाई बढ़ेगी ना, प्राइस लेवल बढ़ेगा ना. आज अगर मान लो सब लोग को पैसा दे दिया, तू भी ले ले 10 लाख, तू भी ले ले, तू भी ले ले, सब ले लो 10 लाख रुपए, तो सब लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे. सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी ना. सो M और P, जितना ज्यादा मनी सप्लाई उतना ज्यादा प्राइस लेवल, बराबर कि नहीं. V स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी. जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे मतलब उतनी ज्यादा डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी. सो इसीलिए प्राइस लेवल is directly proportional to the money supply multiplied by the number of transactions that is happening. बोलो आया ना? But it is inversely proportional to the number of transactions, the total number of transactions. जितने कम number of transactions होगा, क्या हो जाएगा, उतना प्राइस लेवल कम होगा, और जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतना प्राइस लेवल, हाँ, तो वो इनवर्सली. इसीलिए P इज इक्वल टू MV अपॉन T.
समझा गया बात को? यस सर। अब यहां पे ये सिर्फ कैश के बारे में बात करता है, बट आज के तारीख में फाइनेंशियल इनोवेशन होने के वजह से क्या हुआ, अपने पास बैंक या क्रेडिट मनी भी आया ना यहां पे। सो इसीलिए फिशर ने फॉर्मूला को रिराइट करा और क्या बोल दिया, एम डैश वी डैश प्लस एम वी इज इक्वल टू पीटी। तो एम डैश वी डैश स्टैंड्स फॉर व्हाट, द क्रेडिट मनी। समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो बच्चों अर्विंग फिशर का मामला यहां पे खत्म हो चुका है, क्लियर है एकदम? यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कितना बाकी है चैप्टर, मतलब ये यूनिट? बहुत बहुत बाकी है मतलब। तो ये कैम्ब्रिज का कल करना है क्या? कितना देर हो गया? 1 घंटा। कल करेगा ये कैम्ब्रिज का? सर मुझे रेगुलर बैच से ज्यादा अच्छा रिवीजन में समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि ढोकले तूने खुद रिवीजन किया नहीं ना अच्छे से। रेगुलर क्या होता है ना, रिवीजन में ज्यादा क्यों समझ में आता है, क्योंकि आपने एक बार ये पहले पढ़ा हुआ होता है तो दिमाग में कुछ होता है। रेगुलर में पढ़ते हो तो वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, तो वो थोड़ा होता है, और उस टाइम पे थोड़ा सिंसियरिटी इतना नहीं होता है। आपका ऐसा फायर लगा हुआ है, एग्जाम है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज अच्छा है ऐसा, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, आज यहां पे रुकते हैं। कल फिर हम लोग जो है ये इंपॉर्टेंट वाला जो है कैम्ब्रिज का हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फिर थियोरीज ही है, अलग अलग फॉर्मूलाज ही है इसके अंदर, बट लॉजिक के साथ अपने को क्या करना है, उसको समझने का है, पढ़ना है। तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एंड कल अपना होपफुली यूनिट 1 यूनिट 2 अपना खत्म हो जाएगा। यूनिट 2 तो काफी छोटा है, उसमें मनी सप्लाई M0 M1 M2 M3 M4 वही है, और कुछ नहीं ज्यादा उसमें, ठीक है ना? ओके चलो, थैंक्स गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।